हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जैसा कि आपने थंबनेल या टाइटल में देखा होगा 95% इन केमिस्ट्री 3 मंथ्स प्लान है। इससे पहले हमने सेम वीडियो आपकी फिजिक्स एंड मैथ्स के लिए भी बनाई थी जिसमें हमने 3 मंथ्स प्लान डिस्कस किया था जिससे आपके 90-95% आ सकते हैं बोर्ड में। सो माय नेम इज अभिषेक दुबे एंड बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम अपने केमिस्ट्री बोर्ड सिलेबस का ओवरव्यू देखें तो हमारे पास तीन कैटेगरी है। एक तो फिजिकल केमिस्ट्री की, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे ये 5 चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे ये कुछ 7 चैप्टर्स हैं एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास ये 4 चैप्टर्स हैं। इन टोटल हमारे पास 16 चैप्टर्स होते हैं। हमारे पास टोटल 16 चैप्टर्स हैं। अब अगर वेटेज की बात करें कि इसकी वेटेज कितनी कितनी है, ये फिजिकल केमिस्ट्री हमारे जो बोर्ड के एग्जाम में है वो 23 मार्क्स सीबीएसई ने बताई है। सीबीएसई की एक पीडीएफ है, वो मैं लिंक कर दूंगा नीचे, आप चाहे तो उसको डाउनलोड करके देख सकते हो। जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है वो 23 मार्क्स की है, बट अब 23 मार्क्स की बोली गई है तो एग्जैक्ट 23 मार्क्स की नहीं आएगी, वो आपकी 20 to 25 मार्क्स की आ सकती है। मींस इसमें 2-3 मार्क्स प्लस माइनस हो सकता है। सेम विद इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी 28 मार्क्स की है, बट या तो वो 25 से लेके आपकी 30 मार्क्स तक आ जाएगी एग्जाम में, मींस प्लस माइनस होता रहेगा। इन सेम केस आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आपकी 15 से लेके 20 मार्क्स तक आ जाएगी। वैसे भी आपकी सीबीएसई ने 19 मार्क्स की बताई है कि 19 मार्क्स की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है आपके बोर्ड एग्जाम में, बट प्लस माइनस थोड़ा बहुत चलेगा, आपका 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे हो जाएगा। अब देखो, इसमें मैंने कुछ चैप्टर्स ब्लू मार्कर से लिखे हैं, कुछ चैप्टर आपके ब्लैक मार्कर से लिखे हैं। अगर आपने फिजिक्स एंड मैथ्स की वीडियो देखी है तो आपको इसका मीनिंग पता होगा कि ये कुछ चैप्टर्स ऐसे क्यों लिखे हैं, कुछ चैप्टर ऐसे ब्लैक मार्कर से क्यों लिखे गए हैं। सो उसका रीजन ये है कि जो चैप्टर आपके ब्लू से लिखे हैं, जो चैप्टर आपके ब्लू से लिखे हैं वो कंपैरेटिवली इजी हैं इन जो ब्लैक मार्कर से चैप्टर्स लिखे हैं उनसे। जो आपके ब्लू मार्कर वाले चैप्टर हैं, जैसे सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशंस में कंपेयर करें तो सॉलिड स्टेट आपका काफी इजी है सॉल्यूशन से। एंड सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स में देखें या फिर किसी भी चीज में कंपेयर करें तो आपका जो सॉलिड स्टेट है वो इन तीनों से इजी है। सरफेस केमिस्ट्री आपका इन तीनों से इजी है। फिजिकल केमिस्ट्री पे अगर बात करें डिटेल में तो फिजिकल केमिस्ट्री आपकी मोर लाइक फिजिक्स है। ये आपकी फिजिक्स जैसे ही है। फिजिक्स में क्या होता है, आपका कोई कॉन्सेप्ट होता है, उसकी फिर डेरिवेशन होती है, डायग्राम्स होते हैं, फिर आपके कुछ न्यूमेरिकल्स, डेफिनेशन, यही होता है फिजिक्स में आपके बोर्ड एग्जाम में। सेम विद आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे आपका सॉल्यूशन चैप्टर अगर हम ले तो इसमें 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, उनकी डेरिवेशंस है, उनके फॉर्मूले कैसे कैसे आते हैं, उसके बाद फिर उनपे आपके न्यूमेरिकल बेस्ड है, उसके बाद फिर आपके कुछ डायग्राम्स होंगे इसके, उसके बाद आपकी डेफिनेशन है सॉल्यूशन चैप्टर में। तो इन शॉर्ट आपका मोर लाइक फिजिक्स, जैसा आपका फिजिक्स होता है एंड वैसा ही कुछ आपका फिजिकल केमिस्ट्री होता है। अब आपका सॉलिड स्टेट इजी चैप्टर है, सरफेस केमिस्ट्री भी इजी चैप्टर है। जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री मेन चीज है वो आपके ये 3 चैप्टर हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। आपको ज्यादा कंफ्यूजन इन 3 चैप्टर्स में होने वाली है। केमिकल काइनेटिक्स फिर भी इजी है, बट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ी सी चीजें हार्ड हो रही है, थोड़ी सी टफ हो रही है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी चीजें सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी एंड आपको चीजें जब समझ में आएंगी तब आपको मजा भी आएगा। इसमें आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना कैसे है, फिजिकल केमिस्ट्री अब देखो फिजिक्स जैसे है तो हम इसमें कुछ कुछ फिजिक्स की जो हम टेक्निक्स यूज करेंगे। फिजिक्स में हम क्या करते हैं, पहले हम डायग्राम वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद हम डेरिवेशन करते हैं, फिर हम उसमें कुछ 5-10 क्वेश्चन करते हैं, 5-10 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। सेम आपको फिजिकल केमिस्ट्री में करना है। सॉलिड स्टेट में मैं बस एक चीज बता दूं, आपका जो एक डेंसिटी वाला क्वेश्चन है वो, एंड आपका छोटी मोटी डेफिनेशन वो चीज, मींस आपका सेमीकंडक्टर में पूछ लेगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इसके अंदर है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इसमें, ठीक। इसमें मतलब आपकी डेफिनेशन एंड आपका जो डेंसिटी वाले क्वेश्चन है वो, बस ये 2 टाइप आपके काफी इंपॉर्टेंट है अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सिर्फ यही दोनों चीज करके जाओ, आप पूरा चैप्टर कंप्लीट करो, बट जब आप कोई डेफिनेशन पढ़ो या फिर वो डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स करो उन पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके वही आते हैं। इसके अलावा भी चीजें आ सकती हैं, बट मेन चीज यही है आपकी, आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। अगर हम सॉल्यूशन चैप्टर पे हैं, सॉल्यूशन चैप्टर में आपकी 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, जिसमें से आपका कोई डायग्राम आ गया, कोई ग्राफ आ गया, ग्राफ को देख के आप कोई न्यूमेरिकल हो गया उस पे, वो चीज। एंड आप इसके अलावा आपके पास 2 टाइप की दो डेफिनेशन है, एक तो हेनरीज लॉ है एंड एक राउल्स लॉ। मेन चीज यही है आपकी।
4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और 2 आपके लॉज, 2 लॉज हो गए आपके सॉल्यूशन चैप्टर में। तो मेन चीज यही है, आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली आपको ये चीजें समझ में आएंगी। बट इसके अलावा भी छोटी मोटी चीजें हैं, वो चीज आपको फोकस करनी पड़ेगी कि आप कैसे उस पर फोकस कर रहे हो, आप उसको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो। बट आप जब 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ो, उसके न्यूमेरिकल्स, उसके ग्राफ वगैरह पढ़ोगे, तब उन पे आप ज्यादा ध्यान देना, उनकी ज्यादा प्रैक्टिस करना अपने रिवीजन टाइम में। एंड जो आपके 2 लॉज मैंने बताए कौन कौन से, एक तो हेनरीज लॉ है एंड एक राउल्ट्स लॉ है आपका। तो इन दोनों पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्यों बोर्ड्स में ये सब चीजें बार बार पूछी जाती हैं। इसके अलावा चीजें आ सकती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसके अलावा भी जो चीजें हैं आपके सॉल्यूशन चैप्टर में, वो चीज भी आपको कंप्लीट करनी है। वैसे ही आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नॉनस्ट इक्वेशन है एक करके, वो आपकी इक्वेशन, उस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, उसकी डेरिवेशन भी आ सकती है, क्या पता। डेरिवेशन अभी तक तो कुछ कुछ रेयर केसेस में आती है डेरिवेशन, बट यस डेरिवेशन आ सकती है, आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, ये भी काफी इजी चैप्टर है। ये आपका इतना बड़ा चैप्टर नहीं है कि आपके 10 से 15 दिन लगेंगे खत्म करने में। ये आपका अगर आप सीरियसली पढ़ोगे तो आपके 4 से 5 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा विद प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस करते जाओगे आप। सरफेस केमिस्ट्री में क्या है, आपकी डेरिवेशन तो क्या ही है इसमें, बट इसमें आपका डेफिनेशन है एंड लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में आपसे कुछ इस चैप्टर के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे सोप से रिलेटेड चीजें हैं, सोप, उसके बाद आपका कुछ वोल्टेज वगैरह भी है इसमें, वोल्टेज मतलब कि डेफिनेशन है उसकी, तो ये चीज आपको पढ़नी है, मतलब डेफिनेशन है इसमें। इन शॉर्ट आपका जो सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री, इसमें डेफिनेशन एंड इसमें डेंसिटी वाले क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन में आपके 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एंड 2 लॉज जो मैंने बताया, हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका पूरा चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट में कुछ चीजें आती हैं कोरोजन वगैरह से रिलेटेड, आपका कोरोजन से रिलेटेड आएगी। उसके बाद आपकी बैटरीज आएंगी, वो सब चीज आपको पढ़नी है। वो सब डेफिनेशन है, वो सब आपको लिख के याद करनी है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ग्रिप बनेगी इस चैप्टर पे। सो अभी तक हमने ये मतलब जितना भी डिस्कशन करा, हमें ये पता चलेगा कि हमें फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट इन द सेंस आपके जो 3 ब्लैक मार्कर से लिखे हैं चैप्टर, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है तो उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक, वो आपका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आपने। उसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। खुद से प्रैक्टिस इन द सेंस आपको 4 to 5 टाइम्स आपको लिख के देखनी है। आप भले पूरा पूरा ना लिखो, आप एक बार पूरा लिखो, उसके बाद आप जल्दी जल्दी से शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक। 4-5 बार आपने लिख के प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद आप अपने बोर्ड के पेपर उठा सकते हो प्रीवियस ईयर के, या फिर आप अपनी एनसीईआरटी उठाओ एंड उसको सॉल्व करने लगो। आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन एवरी कॉन्सेप्ट पे, मतलब अगर आपकी 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है तो आप 10 से 15 मीन्स आपको 40 से 50 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, तब जाके आपकी ग्रिप बनेगी बोर्ड लेवल तक की। बोर्ड लेवल तक में आपके ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, बट यस आपको पता होना चाहिए। अगर थोड़ा सा ही पेपर ट्विस्ट हो गया तो उसमें फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे उस टाइम पे, तो इसलिए आपको एडवांस में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो ये तो हो गया हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास ये चैप्टर्स हैं, जिसमें से आपका हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स कंपैरेटिवली इजी है इन 4 चैप्टर से। उसके बाद आपका एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये वाला आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फिर आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो अमीन्स बोलते हैं जिसे हम। फिर आपका बायोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब इसमें भी एक चीज है, आप देखो ये वाला पार्ट आपका इजी है। इजी मतलब इसमें आपकी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं है, आपको बस बेसिक पता होने चाहिए। यहाँ पे आपका बेसिक काम में आएगा। आपने 11th क्लास में आपने बेसिक पढ़े हैं, वो चीज आपके बस यहाँ पे काम में आएगी। जैसे आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन वगैरह की, बेंजीन की रिंग्स वगैरह से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है बेंजीन की, वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ छोटी मोटी रिएक्शन SN1 SN2 ये सब चीजें आप देखने को मिलेंगी। तो इन शॉर्ट आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, पढ़ सकते हो। उसके बाद आपकी ये 3 चैप्टर मेजर जो एमीन्स, अल्कोहल से लेके एमीन्स तक, इसमें आपके नेम रिएक्शन, आपके कन्वर्जन्स एंड आपके ABC टाइप क्वेश्चन। ABC टाइप क्वेश्चन इन द सेंस अगर आपको ऐसे बताया गया होगा, इसको यहाँ से रब करते हैं। ABC टाइप क्वेश्चन मैं किसे बोलता हूँ, देखो आपको दिया गया होगा कि एक कंपाउंड है A, उसमें हमने कोई सर्टेन कैटलिस्ट ऐड कर दिया, ZnSO, जैसे कुछ भी आप ले सकते हो। हमने कुछ भी
कैटलिस्ट यहाँ पे ऐड कर दिया ए में, ठीक, हमें यहाँ पे बी प्रोडक्ट मिला एंड उसके साथ कोई पर्टिकुलर हमें यहाँ पे बाय प्रोडक्ट मिल गया, तो हमें ए एंड बी बताना है कि ए एंड बी हमारा क्या होगा। या फिर आपको बता दिया कि एक ये जैसे कि वोल्ट्स रिएक्शन हो रही है, ठीक, उसमें आपका कोई कंपाउंड है ए, उसको आपने Cl2 के साथ ट्रीट करा, उसके बाद आपको कोई कंपाउंड मिला ये, तो आपको बताना है ए क्या है। तो ये आपके एबीसी टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपको बस ये बताना होता है कि आपको जो गिवन चीज है, मतलब ए बी या सी जो भी दिया हो आपको क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा कि वो चीज कौन सी है। ए जो हमारे पास है वो क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो इन तीनों चैप्टर में वो चीज आने वाली है। अब देखो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इसको आप अलग अलग पढ़ोगे, अल्कोहल को अलग, फिनॉल को अलग, ईथर को अलग, ठीक। उसके बाद फिर एल्डिहाइड पढ़ोगे आप, कीटोन पढ़ोगे, एसिड्स पढ़ोगे एंड फिर आप नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स पढ़ोगे। एमीन्स एक ऐसा चैप्टर है जो इन दोनों चैप्टर्स का मिक्सचर है। मिक्सचर इन द सेंस जो रिएक्शन आप यहाँ पे पढ़ोगे बस यहाँ पे कार्बन रहेगा एंड यहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा, थोड़ी बहुत चेंज देखने को आपको मिलेगा, बट यस ये चैप्टर आपका तब अच्छे से हो जाएगा जब आपने ये ऊपर के 3 चैप्टर्स, या फिर बट डायरेक्टली बोलो तो ऊपर के 2 चैप्टर्स आपने अच्छे से करे हैं, तो ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आए अगर बायोमोलिक्यूल्स पे, तो बायोमोलिक्यूल्स में आपका ज्यादा नहीं, बस आपको याद करने की चीजें हैं। इसमें आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में अगर देखा जाए तो आरएनए, डीएनए, ये चीज। उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स की कितने मोनोसैकेराइड्स होते हैं, सैकेराइड्स होते हैं, वो सब चीजें आपके इंपॉर्टेंट हैं। इन शॉर्ट इसमें भी डेफिनेशन है, बट यस उसमें आपको काफी ज्यादा ऐसे टर्म्स देखने को मिलेंगे जो आपको शायद दिक्कत दें, जो आपको जल्दी से याद नहीं होंगे। इसको बताएंगे कि आपको याद कैसे करनी है चीजें। पॉलीमर्स, पॉलीमर्स में कुछ नहीं है, पॉलीमर एकदम ऐसा आएगा, मतलब कि 4 से 5 मार्क्स का आएगा आपके सबसे पहले तो बोर्ड एग्जाम में। आप इसको खत्म करने के लिए कैसे कर सकते हो, देखो आपने यहाँ पे कोई कंपाउंड लिखा, कोई यहाँ पॉलीमर लिखा आपने, पॉलीमर, फिर यहाँ पे उसका आपने लिख दिया कि वो किन किन चीजों से बना है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है। तो ऐसे करके आप एक बड़ा सा टेबल बना सकते हो, वो टेबल आप बार बार रिवाइज करो, उसको 2-3 बार लिख के देखो, पॉलीमर चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्लासिफिकेशन, कि मतलब पॉलीमर्स के कितने टाइप होते हैं, पॉलीमराइजेशन किस किस मेथड से हो सकता है, एडिशन होता है, कंडेंसेशन होता है, तो वो सब चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। लिख के देखोगे याद हो जाएगा, इसमें कोई आपको कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है कि आपको इससे पहले की चीजें आपको पता हो तभी आप पॉलीमर पढ़ पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलीमर में आपने एनसीईआरटी उठाओ, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उसमें देखो कौन कौन से कंपाउंड पूछे जा रहे हैं, वो किससे बनते हैं, उसके बाद फिर उनका यूज कहाँ कहाँ है, ठीक, उनमें क्या क्या कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज, आपको ये सब पढ़ने पड़ेंगे। एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी आपका रटने का चैप्टर है, ठीक, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपका रटने का चैप्टर है। ये आपका 3 to 4 मार्क्स, इससे ज्यादा का नहीं आता कभी भी बोर्ड एग्जाम में। हो सकता है कि ये आपसे एमसीक्यू टाइप में पूछ लें, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 1 या 2 मार्क्स में आपका एमसीक्यू टाइप में इसमें से आ सकता है, काफी इजी चैप्टर है। अब आते हैं हम जनरल और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास जनरल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल इसमें आपका एक्सट्रैक्शन के बारे में, ओर्स के बारे में, ये सब चीजें हैं इस चैप्टर में। रटने जाओगे तो आपको चीज कंफ्यूजन होगा, बट एट द एंड आपका रटना ही काम आएगा बोर्ड एग्जाम में। अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो ये एक ऐसा एग्जाम है कि जिसमें आप जितना ज्यादा केमिस्ट्री मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जितना ज्यादा रट्टा मारोगे उतना ज्यादा फायदा होगा आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक। मैं रट्टा मारना ज्यादा प्रेफर नहीं करता, बट यस अब बोर्ड एग्जाम ऐसा है कि जिसमें आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रट्टा मारना पड़ेगा। एंड कई बच्चे क्या होते हैं, उन्होंने 11th क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिस कर दी होती है। जो 11th क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका एस ब्लॉक था एंड पी ब्लॉक में स्टार्टिंग के 2 कॉलम, स्टार्टिंग के वो थे, मतलब 2 ग्रुप थे आपके स्टार्टिंग के, ठीक। तो आपका बस इतना था। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे, जनरल प्रिंसिपल में आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसी टर्म्स देखने को मिलेंगी, कुछ ऐसे मेथड देखने को मिलेंगे जो आपको जल्दी से याद नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि आपको याद कैसे करना है। अब रट्टा कैसे मारना है, याद कैसे करना है, वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने कई जगह यूज करा है कि इसमें आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, इसमें याद करनी पड़ेगी, इन दोनों चैप्टर में आपको बायोमोलिक्यूल्स, तो आपको रट्टा कैसे मारना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, मैं बोलूंगा कि ये दोनों चैप्टर पढ़ने से पहले आप सबसे पहले आपका पीरियोडिक टेबल जो गिवन है एनसीईआरटी की 11th क्लास में, उस पर आप एक बार नजर मार लो, उस पर एक बार आप नजर मार लो कि आपको पता हो जाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, एलिमेंट्स के साइज कहाँ से कहाँ इंक्रीज होते हैं, कहाँ से कहाँ डिक्रीज होते हैं, ये सब चीजें आपको
पता हो, बेसिक चीज आपको पता होगी, तब आप पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक आराम से निकाल ले जाओगे। पीरियोडिक टेबल आपको प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा? आपको एक दिन से ज्यादा का टाइम नहीं लगने वाला। आपको बस पीरियोडिक टेबल देखना है कि आपका पी ब्लॉक कहाँ है, एस ब्लॉक कहाँ है, आपका डी एंड एफ ब्लॉक कहाँ है। प्रॉपर्टीज देखनी होंगी ज्यादा। अगर बोर्ड लेवल की बात करें तो आपकी ज्यादा इतनी प्रॉपर्टीज आपको इतने हाई लेवल की नहीं चाहिए। आपको बस बेसिक पता होना चाहिए कि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज हो रही है, कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज हो रही है, साइज कहाँ से कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, कहाँ से कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब चीजें इन शॉर्ट आपको पीरियोडिक टेबल की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद पीरियोडिक टेबल के बाद आप पी डी एंड एफ ब्लॉक आप पढ़ोगे तो इसमें आपको कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे फ्लोरीन। फ्लोरीन का साइज आपका काफी छोटा होता है कार्बन से, तो ये एक्सेप्शन आपको पता है तो आप इससे कई क्वेश्चन कर ले जाओगे। आप कई क्वेश्चन में ये रीजन लग जाएगा कि फ्लोरीन का साइज कार्बन से छोटा है, इसलिए वो पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है। इस टाइप के आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, तो वो चीज में आपको हेल्प मिलेगी। आपको बस एक्सेप्शन पता हो एंड उनके पीछे का थोड़ा सा रीजन पता हो कि वो क्यों होता है, तो वो चीज आपके काम आने वाली है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्यादा कुछ नहीं है। आपने 11th क्लास में आईयूपैक नेमिंग पढ़ी थी, आईयूपैक ने ये वाली, जैसे आपने मीथेन, इथेन, ये सब चीज आपने नेमिंग पढ़ी होगी। यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे मतलब आप जब पढ़ोगे तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखने को मिलेंगे जो कि नॉर्मल कंपाउंड नहीं है। वो आपके इस टाइप के बॉक्स में लिखे होंगे। इसमें फिर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, इसमें फिर आपके VSEPR थ्योरी भी आएगी। छोटी सी है बस आपकी VSEPR थ्योरी इंपॉर्टेंट है। आपकी नेमिंग इंपॉर्टेंट है कि नेमिंग कैसे करना है एंड किन किन चीजों को फॉलो करना है। ठीक, उसके बाद इतना तो हो गया हमारा सिलेबस का ओवरव्यू, हमें कौन से चैप्टर को कहां से पढ़ना है, कहां से स्टार्ट करना है। अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट बता दूं कि आपको स्टार्ट कहां से करना है अपना सिलेबस। सबसे पहले ये जो एक्स्ट्रा चीजें लिखी हैं उसको रब कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आपको स्टार्ट कहां से करना है। सबसे पहले मैंने बताया कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो आप स्टार्ट हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स से स्टार्ट करोगे। ठीक, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पढ़ लिया आपने, अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड एमीन्स। ये 4 चैप्टर करने के बाद आप सीधा जाओगे फिजिकल केमिस्ट्री पे। ये 4 चैप्टर करने के बाद आप आगे फिजिकल केमिस्ट्री पे। फिजिकल केमिस्ट्री में आप एंटर हुए, फिजिकल केमिस्ट्री आपने पूरी खत्म कर ली। ठीक, फिजिकल केमिस्ट्री के बाद आपको आना है इस साइड। ये चैप्टर्स पे हम क्यों ध्यान नहीं दे रहे अभी, क्योंकि ये चैप्टर्स आपके रटने वाले हैं, रट्टाफिकेशन है। एंड आप जितना लास्ट में रट्टा मारोगे उतना काम पे आएगा, मतलब आपको जितना याद रहेगा। अगर आप अभी रट्टा मारोगे तो आप हो सकता है कि जैन तक, आपका फेब स्टार्टिंग तक आप चीजें भूल जाओ, आपको फिर से याद करना पड़े। इसलिए ये चीजें हम लास्ट में लेके जा रहे हैं। ठीक, फिजिकल केमिस्ट्री के बाद आपको इधर आना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इस चैप्टर को छोड़ के यहाँ पे आपको पी ब्लॉक से स्टार्ट करना है। पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एंड आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 3 चैप्टर आपके खत्म हुए। उसके बाद आपको बायोमोलिक्यूल्स करना है, फिर पॉलीमर्स, फिर आपको जनरल प्रिंसिपल एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। देखो आपके 16 चैप्टर हैं, कहां से स्टार्ट करना है? ये 4 चैप्टर करने हैं, फिर ये 5 चैप्टर करने हैं, फिर ये 3 चैप्टर करने हैं आपके पी डी एफ ब्लॉक, फिर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर आपको बायोमोलिक्यूल्स करना है, पॉलीमर्स करना है एंड जनरल प्रिंसिपल करना है, फिर आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सो अब ये जो रटने वाले चैप्टर है वो आप जितना लास्ट में करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल है। लास्ट इन द सेंस कि आपको दिसंबर एंड दिसंबर मिड में आप इससे स्टार्ट कर रहे हो। ठीक, अब इतना लास्ट में मत कर देना कि आप इसको जैन मिड में पढ़ रहे हो। उसका मतलब ये हो जाएगा फिर आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं बचेगा एंड आपको फिर ये सारे चैप्टर्स की वजह से आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। ठीक, ये भी कुछ वेटेज रखते हैं एग्जाम में। आप अगर आप देखो कि आपका अगर 3-4 मार्क्स का ये हो गया, 3-4 मार्क्स का ये हो गया, 3-4 मार्क्स का ये चैप्टर, सिमिलरली ये चैप्टर, तो आपके 10 से 15 मार्क्स कम हो गए एग्जाम में अपने आप ही। एंड आप अगर 95 का एम लेके चल रहे हो तो उसमें से आप 15 माइनस करो, आपके 80 मार्क्स बने। तो बस 80 मार्क्स हमारा एम नहीं है फॉर नाउ, हमारा एम है 95 प्लस। सो ये चैप्टर्स हम बाद में एम करेंगे। उसके बाद अब आपको पढ़ना कैसे है, देखो सबसे पहले अब मैंने ये बता दिया कि आप यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर ये सब चीजें। ठीक, अब पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है? सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। आप बिलीव नहीं करोगे मेरे पे, बस जो एनसीईआरटी में आपके एक्सरसाइज में एंड एग्जाम्पल में चीजें वो आपकी एज इट इज उठ के आ जाती हैं यार। ऐसे कई से आपके एग्जाम्पल हैं, रीजनिंग के एग्जाम्पल आप देखोगे आपके एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं एनसीईआरटी से। एंड कई जो बच्चे इसको करके जाएंगे, कम से कम आपको 2-3 बार एनसीईआरटी की नॉलेज होनी चाहिए, 2-3 बार आपने कर रखी हो, तो वो बच्चे अच्छे से करके आएंगे पेपर।
एंड जो बच्चे सिर्फ कॉन्सेप्ट के उस पर जाएंगे कि हमें कॉन्सेप्ट पता है हम एग्जाम टाइम में कर लेंगे, वो बच्चे मार्क खाएंगे पेपर में। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो कर लेंगे, बट जहां पे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए, एनसीईआरटी में भी हैं आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो कर लेंगे, बट उनको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होगी, तो वो हो सकता है थोड़ा बहुत लैग कर जाए। हमें कॉन्सेप्ट फिर कॉन्सेप्ट के बाद आपकी चीज आती है रट्टा, ठीक। उसके बाद आपकी आती है प्रैक्टिस। ये तीन चीज से हम केमिस्ट्री क्रैक करेंगे, ये तीन चीज से आप केमिस्ट्री इजीली क्रैक कर पाओगे। केमिस्ट्री में एक रूल हमेशा याद रखना, चाहे आप यहाँ पे हो, आप चाहे कॉलेज में जाओगे, आप उसके बाद आगे आगे पढ़ाई करोगे, केमिस्ट्री में एक रूल हमेशा याद रखना। एक रूल मैं जो फॉलो करता हूँ और मैं सबको बताता हूँ कि रिटन प्रैक्टिस आप जितना भी लिख के प्रैक्टिस करोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके मार्क्स के। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं दोनों चीजें। केमिस्ट्री में कोई भी बोले कि आपको रट्टा नहीं मारना, हाँ होते हैं एक्सेप्शन केस, होते हैं कई बच्चे रट्टा नहीं मारते, वो एकदम जीरो से लेके एडवांस लेवल तक की चीजें कंप्लीट करके जाते हैं, तो वो एग्जाम में तो कर ले जाएंगे, वो एक्सेप्शन केस होते हैं। बट अगर आप एक्सेप्शन में नहीं हो, अपने आप को एक्सेप्शन में काउंट नहीं करते, तो आपको ये तीन चीजों पे ध्यान देना होगा। एंड स्पेशली अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेप्ट पे, एंड उसके बाद आपको रट्टा एंड प्रैक्टिस पे इक्वली ध्यान देना होगा। आपने रट्टा मारा एंड उसको लिख के नहीं देखा, वो भी बेकार चीज है। एंड आपने बिना रट्टा मारे प्रैक्टिस करने लगे, वो भी बेकार चीज है। तो इन दोनों पे आपको इक्वली ध्यान देना है। सो केमिस्ट्री में हमेशा ये रूल फॉलो होना चाहिए कि आपको लिख के, जो भी आपने पढ़ा है उसको आप लिख के 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, फिर आपके मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। केमिस्ट्री में एक पर्टिकुलर चीज और होती है, जैसे आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जैसे अगर मैथ का एग्जांपल लें, तो आपको कोई 5 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो सिर्फ आपका एक सिंगल क्वेश्चन होगा। जैसे आपका इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन आया, वो अकेला क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, थोड़ा लेंथी हो सकता है क्योंकि 5 मार्क्स का, उसमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री में आपका अगर कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें आपके ए पार्ट, फिर आपका बी पार्ट, फिर आपका सी पार्ट, ऐसे करके 3 या 4 पार्ट्स होंगे, जिसमें आपका सब डिवीजन होगा कि ए पार्ट आपका 2 मार्क्स का, फिर ये 1 मार्क्स का, फिर ये 2 मार्क्स का, ऐसे करके सब डिवीजन होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने चैप्टर कंप्लीट करा या नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने चैप्टर कंप्लीट किया या नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप, लेट्स से आपने सॉल्यूशन में आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी चारों, ठीक, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ी, ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा है, आप उसको क्वेश्चन को कर ले जाओगे या नहीं, ये मैटर करेगा। अगर आपने लेट्स से यहाँ पे 2 मार्क्स लूज कर दिए, तो आप ये देखो कि आप बी और सी अटेम्प्ट करके आप यहाँ पे 3 मार्क्स गेन कर पाओगे या फिर नहीं। इस चीज का हम फायदा उठाएंगे, ठीक, कैसे उठाना है वो भी मैं बताता हूँ अभी। सो अभी तक हमने सिलेबस ओवरव्यू देख लिया, वेटेज देख लिया, कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या चीजें हैं वो देख लिया, रट्टा कैसे मारना है उस पर आते हैं। अब देखो सॉलिड स्टेट चैप्टर, सबसे पहले तो लेट्स एग्जांपल लेते हैं सॉलिड स्टेट का, आप पूरे सिलेबस पे ये चीज अप्लाई कर सकते हो। सॉलिड स्टेट चैप्टर है, लेट्स से आपको सेमीकंडक्टर, सॉलिड स्टेट में आपका सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में आपको पढ़ाया गया। आपने चीजें समझ ली कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये आपने नॉलेज गेन कर लिया, आपको कॉन्सेप्ट वगैरह सब समझ में आ गए। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, आपको उसको एक बार याद करना है अच्छे से, अपने पास बाय हार्ट करके याद करना है बहुत अच्छे से। उसके बाद आपको लिख के देखना है, कितनी बार लिख के देखना है डिपेंड करता है कि टॉपिक कौन सा है, ठीक। अगर आप सॉल्यूशन में आप दोनों लॉज की बात कर रहे हो तो वो आपको कम से कम 4-5 बार लिख के देखना है। ऐसे नहीं कि एक बार आपने आज लिख लिया, फिर आपने 10 दिन बाद दूसरी बार लिखा, फिर उसके बाद फिर 20 दिन बाद आपने लिखा, ऐसे नहीं। एक बार आपने अभी लिखा, जैसे मॉर्निंग में लिखा, उसके बाद आपने फिर इवनिंग में लिखा दूसरी बार, फिर आपने एक दिन छोड़ के फिर आपने थर्ड डे लिखा तीसरी बार, फिर उस दिन आपने इवनिंग में लिखी है चौथी बार। ऐसे करके चीजें याद होंगी आपको केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में एक रूल हमेशा याद रखना, आपको एग्जाम में जितनी ज्यादा चीजें याद हैं, आपने रट्टा मारा है, वो चीज आपको काम आने वाली है। मैं रट्टाफिकेशन ज्यादा मैं एनकरेज नहीं करता, बट यस केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका रट्टे के बिना काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा बहुत चीजें रट्टा मारनी पड़ेंगी। आपको एग्जाम टाइम में कोई ये नहीं पूछेगा कि हाँ तेरे को ये कॉन्सेप्ट आता है, ये कॉन्सेप्ट आता है, उसमें कोई रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, आपने एनसीईआरटी से देख के रट्टा मार रखा है, आप लिख दोगे, भले ही आपको उसके पीछे का एबीसीडी भी नहीं आता हो, आपने रट्टा मारा है, आप लिख दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एट द एंड मार्क्स का मतलब है फॉर नाउ हमें, ठीक।
तो इसलिए रेक्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। बुक्स कौन कौन सी करनी है? एनसीईआरटी पढ़नी है सबसे पहले। आपने कोई भी क्लासेस अटेंड करी, अपनी ऑनलाइन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस, यूट्यूब पे आप कहीं से भी पढ़ा आपने कॉन्सेप्ट, आपने उस कॉन्सेप्ट की एनसीईआरटी पढ़ी, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अभी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करनी, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके आगे पीछे उसी पेज पे, जैसे आपने सेमीकंडक्टर का एग्जांपल लेके चलते हैं फिर से। लेट्स से हमें सेमीकंडक्टर हमने ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ लिया, हमें चीजें समझ में आ गई, उसके बाद हमने एनसीईआरटी खोली। हमारे इस पेज पे लेट्स से हमारे पास ये 2 पेज हैं हमारे पास एनसीईआरटी के, ठीक। इसमें हमारा सेमीकंडक्टर के बारे में बताया गया एनसीईआरटी में। तो आपका किसी साइड में ऊपर हो सकता है या फिर नीचे आपको कोई एग्जाम्पल दे रखा होगा, कोई रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा होगा, वो चीज करनी है आपको फॉर नाउ। अभी आपने ये चीज करी तो आप, जैसे आपके 10 लेक्चर में एक पर्टिकुलर चैप्टर खत्म हो गया, तो आपका 10 आपने 10 बार कैसे पढ़ा? पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद अगले दिन आपने फिर दूसरा टॉपिक पढ़ लिया, फिर तीसरे दिन अगला टॉपिक पढ़ लिया। एक बार आपके 10 लेक्चर खत्म हुआ, आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। आपको रिवाइज मारना है एक बार, जो आपने नोट्स बनाए हैं उससे आपको रिवीजन करना है। उसके बाद आप एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स एक बार देखोगे। ऑल्दो आपने साथ के साथ एग्जाम्पल देखे थे, आप एक बार एग्जाम्पल देखोगे, लिख के ट्राई करना कि आप लिख के देख रहे हो। लिख के जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको याद होता चला जाएगा। एग्जाम्पल करने के बाद आपको एक्सरसाइज पे आना है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कई बच्चे मिस कर देते हैं, बट आपका पेपर इसी में से आएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, आपका पेपर एज इट इज आ जाता है। रीजनिंग के क्वेश्चन आप देखना, एग्जाम दोगे जब, तब आप देखो कि ये क्वेश्चन मैंने वहां पे पढ़ा था बट मैंने पढ़ा नहीं था इसका आंसर। तो ये चीज होती है कई बच्चों के साथ। तो आपको एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। एनसीईआरटी आपकी एक बार हो गई, उसके बाद आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यूज क्या सॉल्व करने हैं? आपकी बुक आती है ऑब्वियसली, कोई सी भी आप बुक ले लो, उसमें 10 ईयर्स पिछले 10 साल के आपके क्वेश्चन पेपर होंगे बोर्ड के, चैप्टर वाइज आपको दिए गए होंगे कि सॉलिड स्टेट से ये क्वेश्चन आए पिछले 10 साल में, आपका सॉल्यूशन से ये चैप्टर आए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ये चैप्टर आए, पूरी बुक होगी वो। वहां से आप बुक उठाओ एंड अपना जो चैप्टर आपने कंप्लीट करा है उस चैप्टर के आप पीवाईक्यूज सॉल्व कर लो। एक बार ये सब चीज आपने कर ली, मतलब आपका चैप्टर खत्म हो गया, आपने एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, पीवाईक्यू कर लिए। एक बार फिर से बैठो एंड उस बार आप लगे हाथ, मतलब शॉर्ट नोट्स बना लो। मतलब अगर आपका 15 पेज में पूरा चैप्टर खत्म हुआ है, आपने नोट्स बनाते टाइम आपको 15 से 20 पेज में चैप्टर खत्म हुआ है, तो उसको ट्राई करो कि 2 से लेकर 3 पेज में वो चैप्टर आप कंसाइज कर दो, छोटा सा कर दो। आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज कम इंपॉर्टेंट है। उसके अकॉर्डिंग उसको आप कंसाइज कर दोगे 2 से 3 पेज में, एंड एट द एंड हमें यही काम आएंगे। ये 2-3 पेज से ही हमारे 95 मार्क्स आने वाले हैं, ठीक। इतना कर रिवीजन टाइम पे हम इतनी सारी चीजें रिवाइज नहीं कर सकते। ये मैंने एक चैप्टर का बताया है, ऐसे आपके 16 चैप्टर हैं, कितना करोगे? तो आपके पास इतने, अगर मान लो हर चैप्टर के आपके 2 से 3, अगर हम एवरेज लेके चले 3 पेज बन रहे हैं, तो आपके 16 चैप्टर के लगा लो, आपके ऑलमोस्ट 50 पेज बन गए, ठीक। 50 पेज रिवाइज करना ईजी है। अगर आप हर चैप्टर के 10-10 पेज करोगे तो आपके 100 से 100 मतलब 150 करीब पेज बन गए। तो ऑब्वियसली 50 पेज रिवाइज करना ईजी रहेगा एट द एंड हमें और भी सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, ठीक। तो ऐसे आपको पढ़ना है। उसके बाद एक आध चीज बच गई है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं एंड फिर आज का वीडियो एंड करेंगे। पढ़ना कब से है? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आज आपका 18 अक्टूबर को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप ये वीडियो देखोगे, मैं मान के चल रहा हूँ आप 20 अक्टूबर को ये वीडियो आप देख रहे हो, 20 अक्टूबर को ये वीडियो देख रहे हो। अब हम 3 मंथ्स का प्लान है हमारा, ऑब्वियसली 3 मंथ्स का है, तो हम मान के चल रहे हैं कि लगभग आपका 10 जैन तक आप पूरी चीजें कवर कर लोगे। 10 जैन तक क्यों? क्योंकि आपके कुछ चैप्टर्स बहुत छोटे हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, आपका यहाँ पे डी एंड एफ ब्लॉक, ये 3 चैप्टर्स तो आपके बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। आपके इसमें बस स्पेसिफिक चीजें हैं जो आप उसे भी पढ़ के चले जाओगे तो आप एग्जाम में चीजें कर लोगे। तो ये 3 चैप्टर तो आपके बहुत छोटे हैं। उसके बाद आपका सरफेस केमिस्ट्री में चीजें कंसाइज है, कंसाइज इन द सेंस कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है बट कुछ चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी ऐसे चैप्टर है, ऐसा इन द सेंस कि टॉपिक है ज्यादा आपके, कॉन्सेप्चुअल भी है एंड थोड़ी सी प्रैक्टिस भी है, बट इतनी ज्यादा चीजें नहीं कि आप कवर नहीं कर पाओ। आप जैसे नोमेनक्लेचर इसमें पढ़ोगे, आर्टिफैक्ट नेमिंग, तो उसको आप कवर कर सकते हो जल्दी से। आप अगर जितना ज्यादा टाइम दोगे उतनी जल्दी आपकी चीजें कवर हो जाएंगी। जो आपको मेन टाइम देना है वो इन 3 चैप्टर्स को एंड इन 3 चैप्टर्स को। इन शॉर्ट मतलब कि यहाँ से 3, यहाँ से 3 एंड यहाँ से 3। यहाँ से 3 क्या है, यहाँ से आप 2 मानो, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक काफी छोटा है,
पी ब्लॉक आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा होते हैं, डायग्राम वो आपके स्ट्रक्चर्स के डायग्राम्स भी होते हैं, जैसे कि H2SO4 का डायग्राम बनाओ, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने 20 अक्टूबर को वीडियो देखा एंड आप 10th जैन तक 3 महीने आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। 3 महीने नहीं होंगे 10th जैन तक, ऑब्वियसली आपके 85 डेज या फिर 86 डेज होंगे, क्योंकि आपका अक्टूबर 31 डेज का है, आपका दिसंबर भी 31 डेज का होगा, तो आपका लगभग 85-87 डेज का ये पीरियड है, मतलब 20 अक्टूबर से 10th जन तक। कैसे पढ़ना है, आप ट्राई करो कि एक महीना तो नहीं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में सिर्फ 4 चैप्टर करने हैं, तो आप लगभग 3 हफ्ते इन 4 चैप्टर को दो, 3 हफ्ते इन 4 चैप्टर को, इन द सेंस आपको ये चैप्टर तो आपका छोटा है ही, ठीक, ये चैप्टर छोटा है, जल्दी कवर हो जाएगा। उसके बाद जो टाइम बचेगा आपको इन 3 चैप्टर्स को देने हैं, इनको आप 3 हफ्ते दे सकते हो, 3 वीक्स में आप इन्हें कंप्लीट करो। उसके बाद आप इस पे आ जाओ, आप इसे पूरा 1 महीना ज्यादा हो जाएगा, 1 महीना आप इसे भी 3 वीक दे सकते हो। 3 वीक क्यों बोल रहा हूं मैं, या फिर आप 1 महीना भी अगर इसे दे दो, मीन्स 28 डेज 4 वीक, मतलब आप सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री आप 1 वीक में खत्म कर लो, एंड फिर 1 हफ्ता इसे, 1 हफ्ता इसे, 1 हफ्ता इसे, तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री भी काफी हद तक ईजी हो जाएगा, एंड इतना बड़ा भी नहीं है कि आपका 4 हफ्तों में चीजें खत्म नहीं हो पाए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बची आपकी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपका लगभग 3 से 4 हफ्ते बहुत हैं, ठीक, 3 to 4 वीक्स बहुत होते हैं। उसके बाद आपका फिर ये सब बचा आपका, इसमें आपका 2 वीक्स मान लो, आपका बायोमोलिक्यूल्स ने लेट से थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया, बायोमोलिक्यूल्स आपको याद करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, तो 2 हफ्ते का ये मान लेते हैं, तो कितना हुआ आपसे, 4 ये 3 ये 4 3 7 3 10 12 हफ्ते, 12 हफ्ते हुए, एंड 12 हफ्ते मीन्स कि आपके अगर हर महीने में 4 हफ्ते माने तो आपके 3 महीने हो गया, लगभग 3 मंथ्स का प्लान हो गया ये, ठीक। अब मैंने बता दिया कि कहाँ से स्टार्ट करना है, ये 4 चैप्टर 3 हफ्ते, फिर ये पूरा 4 हफ्ते, फिर आपको जनरल प्रिंसिपल तो बाद में ही करना है, आपको ये आप कोशिश करो कि 3-3.5 वीक्स में ये कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आप 2 हफ्ते इन 3 चैप्टर्स को दो, एंड थोड़ा बहुत टाइम आप इस चैप्टर को दोगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक। सिलेबस खत्म होने के बाद साथ साथ आपको रिवीजन करना है, जैसे कि आपने इसको 3 वीक दिए, 3 वीक में से मैं मान लेता हूं कि आपने 1 वीक इस पर्टिकुलर चैप्टर को दिया, एल्कोहल चैप्टर को, 1 वीक के 7 दिन आपको डिवाइड करने हैं, आपको लेट से 5 दिन लगे इसको कंप्लीट करने में, आपने 5 दिन में इसका सिलेबस कवर कर लिया अच्छे से, ठीक। सिलेबस इन द सेंस आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ी, एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स टॉपिक वाइज सॉल्व करे, चैप्टर खत्म होने के बाद आप फिर से आए, एक्सरसाइज सॉल्व करिए, आपने पीवाईक्यू सॉल्व करे, 5 दिन में ये चीज हो जाएगी इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। 5 दिन बहुत हैं एक चैप्टर के लिए, ठीक। 7 दिन बचे, 2 दिन बचे हैं अभी हमारे पास, तो 2 दिन में हम करेंगे रिवीजन। आप कितनी भी डिटेल में चैप्टर पढ़ लो, अल्कोहल चैप्टर अगर आपका, आप इसे कितनी भी डिटेल में पढ़ लो, इन डिटेल पढ़ रहे हो आप, अगर आप इसका रिवीजन नहीं करोगे लगे हाथ, तो आप हो सकता है कि जब जैन आएगा 15th जैन 20th जैन, उस टाइम तक चीजें आपकी थोड़ी बहुत माइंड से निकल चुकी होंगी, क्योंकि आपने एक रिवीजन नहीं मारा है तुरंत, तो 5 दिन के बाद आपको तुरंत 2 दिन तक एक रिवीजन मारना पड़ेगा, ठीक। 10th जैन के बाद हमारा जो एग्जाम होता है वो लगभग हमारा 8-9 मार्च के आसपास होता है, मीन्स मार्च के मिड में लगभग होता है, मीन्स आपका 8-9-10 मार्च को या फिर 11 मार्च को हो जाएगा, ठीक। तो इसके बाद हमारे पास 10th जैन से लेके 8 या 9 मार्च तक हमारे पास 2 महीने का टाइम है, 2 मंथ्स का हमारे पास टाइम है, हम इसमें आराम से रिवीजन कर सकते हैं, हम 2 या 3 बार इसमें रिवीजन कर सकते हैं। तो देखो, एक बार हमने सिलेबस कंप्लीट करा, एक बार रिवीजन हो गया हमारे पास साथ के साथ, एंड इस 2 महीने में हम 2 या 3 बार रिवीजन कर सकते हैं। मेक श्योर जो मैंने 2 या 3 पेज बताया था कि आप कंसाइज करके कॉन्सेप्ट को 2 या 3 पेज में लिख दो, वो चीज आपको यहाँ पे काम आएगी, यहाँ पे, एंड आप इस रिवीजन में भी वो चीज अप्लाई कर सकते हो। 2 या 3 पेज रहेंगे पर चैप्टर, तो आपको देख के भी लगेगा कि हाँ कम चीजें हैं रिवाइज करने को, एंड आपका मन भी करेगा। एंड मेक श्योर कि आप जब नोट्स बना रहे हो तो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो। कई बार क्या होता है, जैसे इसी हैंड राइटिंग की बात कर लो, इतनी अच्छी नहीं है ऑल दो, बट अगर यही चीज मैंने नोट्स में लिखी है एंड मैं इसको रिवाइज करने आऊँ, तो इसको मेरा देख के ही मन नहीं करेगा कि मैं रिवाइज करूँ अपने कॉन्सेप्ट को या फिर कोई चीज पढ़ूँ। तो मेक श्योर कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो, आपने नोट्स थोड़े कंसाइज बनाए हो। कंसाइज मतलब कि एक बार जब आप पढ़ो तो पूरा प्रॉपर पढ़ो, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करके आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको कंसाइज करके 2 to 3 पेज में लिख दो।
बाकी जो आपकी बुक्स एनसीईआरटी है वो फॉलो करनी है, एंड आपकी प्रीवियस ईयर की जो बुक है वो फॉलो करनी है आपको। अगर वो बुक परचेज करनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप वो चीज़ परचेज कर सकते हो। बट इन शॉर्ट आपका ये जो 95% इन केमिस्ट्री का 3 मंथ प्लान था, इतना ही था आपका। आपका सिलेबस ओवरव्यू दिया, वेटेज वाइज हमने बताया कौन से चैप्टर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कितना टाइम देना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, फिर आपका रिवीजन कैसे होगा, कौन सी चीज़ें कब पढ़नी है, कब रिवाइज करनी है, हमें रिवीजन का एट द एंड कितना टाइम पड़ेगा, रट्टा आपका कितना काम आने वाला है, रट्टा एंड कॉन्सेप्ट आपको कितना काम आने वाला है। ठीक, तो ये सब चीजें इस वीडियो में थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को थम्स अप जरूर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करो ताकि इससे और बच्चों की हेल्प हो पाए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।